आज हम क्लास 8 में मंजरी में पाठ 5 का अध्ययन करते हैं। आप देख ही रहे हैं पाठ 5 का मतलब लिखा हुआ है अपराजिता। अपराजिता का मतलब क्या होता है? जो कभी हारे ना हो या जो कभी हारा ना हो, ठीक है, जो कभी पराजित ना हुआ हो, ठीक। तो उससे बच्चों हम क्या कहते हैं? अपराजिता। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो कठिन शब्द हैं उसको देखते हैं, उनका अर्थ क्या है। और सबसे बड़ी बात कि ये पाठ जो है लिखा किसने है ये भी पता होना चाहिए। प्रारंभ करने से पहले ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। और हम एक पैराग्राफ के हिसाब से स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं इसका। और आप लोगों के लिए एक सुझाव है मेरा कि जैसे आपका पैराग्राफ ही है कभी कभी से लेके विधाता को कोस कर नहीं, तो आप क्या करना है आपको कि पैराग्राफ वाइज यानी कि पैराग्राफ के अनुसार इसका अध्ययन करो, आप पढ़ो और इसमें कठिन शब्दों को छांटो और कॉपी पर लिख लो। कठिन शब्द मतलब जिनको आपको बोलने में परेशानी हो, जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हो, जिन्हें आप लिख नहीं पा रहे हो, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो परिचय है लेखक का या लेखिका का जो परिचय है वो हम लोग देखते हैं। देखिए ये आ रहा है, गौरा पंत शिवानी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इसकी लेखिका हैं इस चैप्टर की जो आप पढ़ रहे हो अपराजिता। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 ईस्वी को राजकोट गुजरात में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी और कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने सम्मान सहित बीए ऑनर्स उत्तीर्ण किया था। फिर इनकी साहित्य के प्रति विशेष अभिरुचि थी। इन्हें जीवन में अनेक पुरस्कार मिले, जिसमें इनको पद्मश्री मिला। कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी आदि कैजा यांत्रिक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु 21 मार्च 2003 में हुई थी। तो ये तो इनका परिचय हो गया। किसका परिचय हुआ? गौराकांत शिवानी का। और शब्दार्थ लिखे हुए हैं अपराजिता, जो मैंने बताया था अभी आपको, जो कभी हारा ना हो। विलक्षण, अद्भुत। विच्छिन्न माने क्या होता है बेटा? अलग किया हुआ, विच्छिन्न। और इसमें एक लिखा हुआ है अभिशप्त। अभिशप्त मतलब क्या होता है? शाप से होता है इसका। अभिशप्त मतलब शाप। और काया, काया मतलब शरीर। नियति मतलब भाग्य। आघात, चोट। देवांगना मतलब देवी अप्सरा। और जिजीविषा, जीने की इच्छा। इस प्रकार आप इन शब्दार्थ को पढ़ें और इसका अध्ययन करें और मैंने आपको दिखाया था। चलिए अब हम लोग शुरुआत में चलते हैं पाठ के। अपराजिता। अपराजिता में क्या लिखा हुआ है देखिए। प्रस्तुत पाठ में एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को पा सकता है। जैसे एक कविता आपको याद भी होगी, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, मगर कदम रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो। याद आया? चलिए अब चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। हम प्रारंभ करते हैं अपराजिता पाठ का। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जो अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। इसमें लिखा है ना, कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देखकर हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। मतलब क्या होता है, कई बार हम सोचने लगते हैं कि यार हमारा जीवन क्या है, हम क्या, कुछ हमें खाली खाली सा लगता है। हमें लगता है कि हाँ हमें कर नहीं पा रहे, ये जीवन के लिए हम अब निराशा सी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एक लाइन में लिखा हुआ है कि हम ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं जिन्हें देखकर लगने लगता है कि हाँ हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, ऐसी प्रतिभा से। देखो आगे क्या है लिखा हुआ है, पढ़ते हैं ज़रा, बहुत बढ़िया आपको पता चलेगा इसमें। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें
जीवन में कभी अकस्मात कारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया ना। हम बार बार ईश्वर को कोसते हैं हर काम के लिए कि भैया ये नहीं करा, ईश्वर ने मेरी किस्मत इतनी खराब कर दी। लेकिन याद रखिएगा, इसमें लाइन में ये लिखा है कि उन्होंने हमारे सारे अंग तो सुरक्षित रखे हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी को हटा दिया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है उनका। चलिए क्या लिखा है, फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। देखो वही बात कही थी, वो यही ना, इसमें हर बार हम ईश्वर को कोसते हैं। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। लेखिका बताती है कि मैंने पिछले महीने एक ऐसी व्यक्तित्व को देखा जो बहुत ही अभिशप्त, मतलब उसे समझ लीजिएगा दिव्यांग व्यक्ति थी वो, मतलब व्यक्तित्व थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया। लेकिन उसमें लिखा है वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में, वह उसको भी आनंद होकर आनंदमय जीवन जी रही है। ठीक है ना, उससे भी वो ये विधाता को कोस नहीं रही है जैसे हम कोसते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ ये है, उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतर कर देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। मतलब जो उसकी कोठी थी ना लड़की की, उसका जो अहाता था हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था, और अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा। मैंने उस लड़की को पहली बार कार से उतरते हुए देखा, जो लेखिका कह रही हैं, तब तो उससे आश्चर्यचकित रह गई वो। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। मतलब व्हील चेयर मतलब ऐसी कुर्सी जिसमें पहिया लगा होता है, दिव्यांग के लिए है। तो उसमें से प्रौढ़ा मतलब एक प्रौढ़ महिला उतरी और उसने एक व्हील चेयर को निकाला और रख के चली गई। देखिए, कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतर कर पिछली, ये तो हो गया। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंची और उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मतलब शब्दों को देखिए ध्यान से कि व्हील चेयर है, वो खुद ही उसने अपने शरीर को निकाला, सहारा नहीं लिया किसी का, और व्हील चेयर पर वो बैठी और खुद ही निर्विकार भाव से खुद ही अपने व्हील चेयर को चलाती हुई चली। देखते हैं आगे। मैं फिर नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपने काम किए चली जा रही। लेखिका कहती है कि रोजाना उनका, लेखिका का काम यही हो गया कि वह आके उसे देखती थी और क्या हो बोला उन्होंने, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम, मशीन होती है ना खट 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 खट, टाइपराइटर, टाइपिंग मशीन जो होती है, तो वैसे ही नियत काम चल रहा था डेली रोजाना। अब आगे, धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। लेखिका का उससे परिचय हुआ और वह छोटी सी लड़की किसी सी देवांगना मतलब देवी जैसी लगी उसे, देवी से कम ना लगी उसे।
मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला गोरा, उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े। लखनऊ के उस मेधावी युवक की बात कर रही हैं जो एक गोरे रंग का है, और उसके लिए सलाह दे रही हैं कि वह उसे इन चीज़ों को पढ़े। जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था, वह आईएएस की परीक्षा देने कहाँ गया था? इलाहाबाद गया था। और आगे देखो, लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने के लिए उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चाय लेने के लिए उतरा, गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित बढ़ने के प्रयास में वो गिर गया, और क्या हुआ बेटा? प्राण तो बच गए, लेकिन बायां हाथ चला गया। फिर क्या लिखा है कि वह विच्छिन्न भुजा के साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। लगता है ना, उसे एहसास हुआ कि भुजा है नहीं उसकी, तो उसका मानसिक संतुलन भी क्या हो गया? खराब हो गया। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाता था, और अब नूर मंजिल की शरण गही है। मतलब वो क्या करता था? दुख भुलाने के लिए क्या करता था? नशे की गोलियां खाने लगा। एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए, मतलब एक हाथ खोकर ही उसने हथियार भी डाल दिए। मानसिक उसका संतुलन खराब हो गया। और इधर चंद्रा, उस लड़की का नाम, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण। निचला धड़ तो निष्प्राण है ही, मांसपिंड ये केवल, लेकिन सदा प्रफुल्लित है। चेहरा खुशी से भरपूर रहता है, कभी चेहरे पर विषाद नहीं है, प्रसन्न मुद्रा में रहती है वो। बुद्धि दीप्त आंखों में दम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा, और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। क्या आपने स्टीफन हॉकिंस का भी तो नाम सुना है ना? वही देखिए, ऐसी कहानी है चंद्रा की। देखो मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ जानकारी मिल जाएगी, कुछ सामग्री मिल जाएगी? देखिए उसने क्या क्वेश्चन किया। मतलब शरीर से विकलांग, मन उसका क्या है? प्रफुल्लित, आगे कुछ बढ़ने की उसे सोच है, कुछ लगन है उसके अंदर, उस इलाहाबाद वाले युवक की तरह नहीं। मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेज सकेंगी और पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? देखिएगा वो फेलोशिप की तैयारी कर रही है, अपने बायोडाटा को वहाँ सेंड करवाएगी, भिजवाएगी, और ये पूछ रही है कि ईस्ट वेस्ट हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है तो वहाँ पर भेज सकती है। देखिए, यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ऐसे ही प्राण ऐसे कंटगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश सिर पर टूट पड़ा हो। और इधर ये लड़की है जो फेलोशिप की बात कर रही है। देखिए क्या लिखा है, पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह IIT मद्रास चेन्नई में काम करी। ये देखिए, आपके अंदर भी कुछ उत्साह आया? देखिएगा, ये है जिजीविषा, काम करने का, कभी नियति से हार ना मानने का संकल्प। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया, उसने किस अद्भुत साहस से नीति को अंगूठा दिखाया। अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। यस, इसे नियति पर विजय प्राप्त करना कहते हैं। मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव कर दूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम स्वयं निपटा लेती हूँ। इस पैराग्राफ को पढ़िए, देखिए ये वाला, ये देखिए। मतलब
वो लड़की ये चाहती थी कि उसे कोई सहारा ना दे। उसकी माँ कार चलाती थी, लेकिन उसने ऐसा मॉडल तैयार करवाया गाड़ी का कि वो खुद ही चला सके। और उसने दिखाया कि देखो मैं ऐसे ऐसे मैंने प्रयोगशाला में अपने उपकरण बनवा लिए हैं जिनसे मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की स्फुटता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। मतलब उसने इतना सफलता जो उसे मिली, इतना उसके पीछे एक श्रम है, एक यातना भरे दिन है, लेकिन उसने उनको अपने लिए एक अवसर बना लिया। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में ही सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट की डिग्री मिली, दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जी हाँ, तो ये कहा जा रहा था इस पैराग्राफ में कि नोबेल पुरस्कार तो सुना है कि 2 लोगों को संयुक्त रूप से मिला, लेकिन जो पीएचडी है ना, ये भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उसकी माँ, प्रयास था उनका भी ये था। लास्ट पैराग्राफ देखिएगा। जब इसे सामान्य ज्वर के 4थे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। जब इसका लकवा मारा था तो इसका सारा नीचे का जो हिस्सा है वो अचल हो गया। वह भी तो कर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सब ने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा ना बर्बाद करें, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति से रोग मुक्त नहीं कर सकती। फिर वह धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे घर में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा, प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत ही भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख सकती थी। ना हाथों में गति थी, ना पैरों में, फिर भी मैंने कभी आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं मैं ले गई। ये बताए किसके बारे में कहा ये लाइन? बेटा ये इसकी माँ की बात है, ये माँ कह रही है। देखिए ये मतलब उसकी माँ बेटे को जन्म देने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो बेटी के प्रति, जो दिव्यांग बेटी थी, उसका ये हालत हो गई थी, प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। वो उसके जीवन की भीख मांगती रही। उसमें एक लाइन है ना, विधाता से नहीं कहा प्रभु इसे उठा लो, ऐसा कभी नहीं कहा। बाकी में ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इमोशनल एक पैराग्राफ है ये। अगर आप वाकई में इसे भावना से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। इतना माँ का जो प्रेम दिखाया है इसमें। चलिए देखते हैं आगे। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखाया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर उसकी जीवाग्र पर बैठ गई थी। बेंगलोर के
प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में से प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। वाकई में बहुत ज़्यादा ही इमोशनल स्टोरी है ये, बहुत ही ज़्यादा एक भावनाओं के एक समुद्र में ले जाने वाली एक कथा है। ये एक शब्द इसका आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जो उसकी बेटी थी उसका ऊपर का हिस्सा था वो चलने लगा, लेकिन कुशाग्र बुद्धि भी काफ़ी थी और उसकी माँ चाहती थी कि उसको शिक्षा मिले। तो उसको समझ लीजिएगा बेंगलोर का जो माउंट कार्मेल स्कूल है उसमें प्रवेश दिलाने के लिए उसे धरना देना पड़ गया। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। मैडम जो मदर थी उन्होंने ये कहा कि व्हील चेयर को कौन घुमाएगा भाई, आप चिंता ना करें माँ, मदर मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। देखिए माँ का देखिए, तभी उन्होंने बोला पीएचडी 2 लोगों को मिलने चाहिए। और फिर पूरी कक्षाओं में दिव्यांग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता। वेल डन। बीएससी किया प्राणी शास्त्र में, एमएससी में भी प्रथम स्थान, और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। मां साथ थी। अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 साल तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। प्रोफेसर सेठना का नाम फिर। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में सहजता से घूम सकती थी। और लेदर जैकेट से कठिन जुराब अख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे रणआसंग का स्मरण हो आया। छत विछत शरीर में असंख्य घाव, आवा वंडित भव्य मुद्रा। मैडम आप तो लिखती हैं मेरी ये कविताएं, देखिए कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने में ही उसकी कविता में झलक आई। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब दोनों ने, माता और पुत्री दोनों ने। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम दिव्यांग महिला, प्रथम दिव्यांग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में समान रुचि। एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रमा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा, और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। लाइए पैराग्राफ देखिए। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरे वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल प्रवेश नहीं मिला।
कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचक नहीं कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। लास्ट पैराग्राफ। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जीसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे के दो जगमगाते लोगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेगी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। पैर बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको ये पाठ अपराजिता? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही भावना प्रधान पाठ था ये। आइए चलिए इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं, आप ज़रूर पढ़िएगा इसको। ये देखिए क्या पोलियो ड्रॉप्स का चित्र दिया हुआ है, 2 बूंद एक ज़िंदगी की। तो पोलियो से बचने का तरीका यही है कि पोलियो की ड्रॉप्स लिए जाएं, पोलियो की बूंद जरूर लिए जाएं, पोलियो को समाप्त करें, क्योंकि पोलियो ही अंग को अपाहिज कर देता है। ठीक है ना, ये एक इसमें एक संदेश दिया हुआ है। बाकी इसका जो प्रश्न अभ्यास है कि सीधे कहानी से आइएगा। दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। सबसे पहली बात ऊपर है ना, कौन कौन से कथन सही हैं। हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है, दूसरों के दुख अपने दुख से बड़े लगने लगते हैं, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है, और अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं और कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अब सोचिए जरा कि इसमें लाइन में ये लिखा हुआ है ना कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला ये है कि दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। क्या सही है गलत है? दूसरा, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है, और अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं और कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इसका उत्तर है हमारे कष्टों से बड़े कष्ट का कोई हंसकर झेलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ना, देखो ये इधर लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उसकी पंक्तियां पढ़े? क्योंकि इन पंक्तियों को पढ़ेगा ना डॉक्टर चंद्रा के बारे में, तो उसके अंदर भी क्या आएगा, वो भी मोटिवेट होगा, उत्साहित होगा और साहस बढ़ेगा। वे अपने जीवन से को, जैसे उसने क्या मान लिया था, अब निराश हो गया था वो अपने जीवन से। और कहाँ वो देखिएगा डॉक्टर चंद्रा की कहानी। अगला क्वेश्चन ये था, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? क्यों? क्योंकि कहाँ आप देखेंगे डॉक्टर चंद्रा कितना चेहरा उसका हंसता हुआ रहता था, लेकिन उसके जो मन की व्यथा थी, जो उसका जो दुख था, वो सारा कहाँ उसकी कविताओं में निकला। ये बात। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की थी?
कई क्षेत्र थे, जैसे आपने देखा था कि वो जर्मन भाषा वाली बात थी और संगीत था, ये सारी चीज़ें थी। और निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट करो। भाव वित्तीय वर्ग की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। ठीक बात है, वो छोटी सी लड़की थी, चंद्रा की बात हो रही है, किसी देवी से कम नहीं लगी उसे। आप इनको एक्सप्लेन करिएगा। सॉरी। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य से सहारा ना दे। जो चंद्रा थी वो ये कहती थी कि उससे कोई सहानुभूति ना दे, वो अपने खुद स्वावलंबी है, स्वावलंबी बनना चाहती है, वो किसी की दया का पात्र बनना नहीं चाहती। माँ और अगला था, हाँ, खा पाड़ ये था, पूरा निचला धड़ सुनना है फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है, यानी कि उसका निचला पार्ट शरीर का हिस्सा सुनना है लेकिन पूर्ण उत्साह से पूर्ण है उसको। चिकित्सा ने जो खोया विज्ञान ने पाया, यानी कि वो उसने उसमें भी चिकित्सा में भी प्रवेश पा लिया था, चिकित्सा मेडिकल में, लेकिन वो उससे कहा गया कि भाई आपका जो निचला धड़ है वो सुन, आप उससे काम शल्य चिकित्सक तो कर नहीं सकती। लेकिन उसने फिर माइक्रोबायोलॉजी जो था उसमें गई, वो विज्ञान में उसने महारत हासिल की। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। इसका क्या मतलब है? एक द्वार बंद करता है तो दूसरे भी खोल देता। ठीक है, सही बात है, ईश्वर इतना अन्याय ऐसा नहीं करता। अगर उसने एक द्वार खोला यानी कि मतलब एक द्वार बंद किया, यानी कि उस लड़की के जीवन में ऐसी घटना हुई, उसका निचला धड़ पूरा क्या था, सुन्न हो गया, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो बुद्धि थी कितनी कुशाग्र थी, मतलब एक जगह की कमी उसको दूसरी जगह पूर्ण कर दी, ये था। तो ये आप सब चीज़ पढ़िएगा, ठीक है। और भाषा की बात, इसका सबका अध्ययन आप करिएगा और इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और अगले पाठ तक के लिए आप सबको बच्चों नमस्कार बच्चों।